क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी हजारों करोड़ के घाटे में डूब कर दिवालिया हो चुकी है, उसे खरीदने के लिए भारत के सबसे बड़े अरबपति आपस में क्यों लड़ते हैं? एक तरफ देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है तो दूसरी तरफ माइनिंग और मेटल्स का बेताज बादशाह। जब भी माइंस या पावर प्लांट की नीलामी होती है तो टेंडर की रकम रातों रात कैसे हजारों करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। आज हम उस दुनिया में चलेंगे जहां नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कोर्ट रूम किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं होते हैं। हम डिकोड करेंगे उस इकोनॉमिक्स को जो इस बिडिंग विवादों के पीछे काम करता है। इसका खेल शुरू होता है साल 2016 से, जब भारत सरकार IBC कानून लेकर आती है। नियम साफ था, अगर कोई कंपनी बैंकों का कर्ज नहीं चुका पा रही है तो उसे नीलाम करके बैंकों का पैसा वसूला जाएगा। लेकिन बड़े कॉरपोरेट्स के लिए ये कानून एक मेगा सेल बन गई। पावर सेक्टर और माइनिंग सेक्टर की दिवालिया कंपनियों को खरीदने के लिए होड़ मच गई। टेंडर की इस प्रक्रिया में विवाद होते हैं, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मान लीजिए एक दिवालिया पावर प्लांट के लिए वेदांता ने 3000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। अचानक आखिरी मिनट पर कोई दूसरी कंपनी जैसे अडानी या रिलायंस 3500 करोड़ रुपए का लिफाफा रख देती है। फिर शुरू होता है अदालतों का चक्कर, स्टे ऑर्डर और काउंटर बिडिंग का खेल जो सालों साल चलता है। आखिर ये अरबपति एक डूबी हुई कंपनी के लिए इतना पैसा क्यों लौटाते हैं? इसके पीछे 3 बड़े इकोनॉमिक्स फैक्टर काम करते हैं। अगर आज कोई नया पावर प्लांट या स्टील प्लांट लगाना हो तो जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और निर्माण में 5 से 10 साल लग जाएंगे। लेकिन NCLT में प्लांट बना बनाया मिलता है। टेंडर जीतो और अगले ही दिन से बिजली या कोयला बेचना शुरू कर दो। कॉर्पोरेट की दुनिया में हेयर कट शब्द बहुत प्रचलित होता है। इसका मतलब बाल काटना नहीं, बल्कि बैंकों के बही खातों से हजारों करोड़ रुपए के कर्ज को हमेशा के लिए वाइट ऑफ करना है। जब कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसे NCLT के जरिए नीलाम किया जाता है तो बैंक अपना मूल कर्ज भूलकर बहुत कम कीमत पर उस कंपनी को किसी अन्य कॉर्पोरेट घराने को सौंप देते हैं। कर्ज की जो रकम बैंक छोड़ देते हैं उसे ही हेयर कट कहा जाता है। सतही तौर पर लगता है कि नुकसान बैंकों का हुआ, लेकिन अगर हम इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझें तो ये प्रॉफिट का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसका सीधा बिल आम जनता फाड़ती है। IBC के तहत कंपनियों को कौड़ियों के भाव बेचा जाता है। वीडियोकॉन ग्रुप पर बैंकों का 64,838 करोड़ रुपए का कर्ज था। NCLT में इसे अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी ने मात्र 2,962 करोड़ रुपए में खरीदने की बोली लगाई, यानी 95% का हेयर कट। बाद में अदालतों ने इस पर रोक लगाई, लेकिन ये दिखाता है कि सिस्टम में किस तरह की छूट मांगी जाती है। इसी तरह से आलोक इंडस्ट्रीज पर लगभग 29,500 करोड़ रुपए का बकाया था। इसे रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंशियल ने मिलकर 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा और बैंक को 83% का हेयर कट लेना पड़ा। शिवा इंडस्ट्रीज के मामले में बैंकों ने 93% का हेयर कट लेना स्वीकार कर लिया। जब अरबों रुपए का ये कर्ज माफ होता है तो बैंकों की बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को भरने के लिए सरकार और बैंक जो नीतियां अपनाते हैं उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। बैंकों के पास अपना कोई पैसा नहीं होता, उनके पास जनता की गाड़ी कमाई का पैसा होता है। हेयर कट का सीधा असर इन 3 तरीकों से जनता के ऊपर पड़ता है। भारत में फंसे हुए NPA का सबसे बड़ा हिस्सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स का है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक 10,000 करोड़ रुपए का हेयर कट लेते हैं तो उनकी पूंजी कम हो जाती है। बैंक को डूबने से बचाने के लिए भारत सरकार को उसमें नई पूंजी डालनी पड़ती है, जिसे बैंक रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं। सरकार ये पूंजी कहां से लाती है? आपके और हमारे द्वारा दिए गए इनकम टैक्स, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स और माचिस से लेकर कार तक पर चुकाए गए GST से। यानी कॉर्पोरेट के पापों को धोने के लिए आम करदाता के पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। जब बैंक कॉर्पोरेट को लाखों करोड़ रुपए की छूट देते हैं तो अपने प्रॉफिट मार्जिन में बनाए रखने के लिए वे आम जनता से वसूली करते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है FD और सेविंग अकाउंट्स पर ब्याज दरें घटा देना। जो सीनियर सिटीजन अपने पेंशन और FD के ब्याज पर जिंदा है वह कॉर्पोरेट हेयर कट की कीमत अपनी कम होती आमदनी से चुकाता है। बैंक अपने घाटे की भरपाई के लिए आम आदमी के होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ATM ट्रांजैक्शन, SMS अलर्ट, मिनिमम बैलेंस न रखने पर पेनल्टी और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर हर महीने आम जनता के खाते से जो 50-100 रुपए काटे जाते हैं वह असल में उन्हीं बड़े हेयर कट की भरपाई का एक सूक्ष्म तरीका है। हेयर कट के इस अर्थशास्त्र में सबसे दिलचस्प ये है कि जो नया कॉर्पोरेट घराना दिवालिया कंपनी को खरीदता है वह अपने घर से पैसा
पैसा नहीं लाता। मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी 3,000 करोड़ रुपए में नीलाम हो जाती है। जीतने वाली कंपनी उस 3,000 करोड़ रुपए को चुकाने के लिए भी उन्हीं बैंकों से नया लोन ले लेती है, यानी बैंकों के पैसे से ही बैंकों की कंपनी को भारी डिस्काउंट पर खरीद लिया जाता है। नए मालिक को बनी बनाई फैक्ट्री, मशीनरी और जमीन 70-80% की छूट पर मिल जाती है और वह अगले ही दिन से उसमें प्रॉफिट कमाने लगता है। अर्थशास्त्री और सरकारें आईबीसी और हेयर कट का बचाव यह कहकर करती हैं कि अगर दिवालिया कंपनी को नीलाम नहीं किया गया तो ये फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, मशीनें कबाड़ हो जाएंगी और वहां काम करने वाले हजारों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। बैंकों का मानना है कि 10 साल कोर्ट में लड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलने से अच्छा है आज 30% पैसा ले लिया जाए ताकि उस पैसे को किसी और को देकर अर्थव्यवस्था को चलाया जा सके। आईबीसी भारत के कॉर्पोरेट इतिहास का एक जरूरी सुधार था जिसने कम से कम पुराने प्रमोटर्स से उनकी कंपनियां छीनने का डर पैदा किया। लेकिन जिस तरह से हेयरकट के नाम पर 80-90% तक की भारी भरकम छूट आम बात हो गई है, वह इसे इतिहास के सबसे बड़े वेल्थ ट्रांसफर मैकेनिज्म में बदल रहा है। ये एक ऐसा अदृश्य सिस्टम है जहां आम जनता के टैक्स और बचत का पैसा चुपचाप तरीके से चंद बड़े कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरियों में ट्रांसफर किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीदते, वो पूरा इकोसिस्टम कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोयले की खदान है तो आपको बिजली बनाने वाली कंपनी भी चाहिए और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए पोर्ट भी। बिडिंग में दूसरी कंपनियों को हराकर वो दरअसल अपने कंपटीशन को खत्म कर रहे होते हैं। ये सिर्फ दो अमीरों की लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। जब बड़े कॉर्पोरेट्स टेंडर में उलझते हैं तो प्रोजेक्ट लटक जाते हैं, बैंकों का पैसा फंसा रहता है और जब कोई एक कंपनी पावर या माइनिंग सेक्टर में अपनी मोनोपोली स्थापित कर लेती है तो भविष्य में बिजली के बिल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत तक सब कुछ उस कंपनी के इशारे पर तय होता है। बिडिंग के इस खेल में कभी कभी नियम इतने लचीले हो जाते हैं जो कल तक रेस में बाहर था वो कोर्ट के एक फैसले से वापस टेंडर जीत लेता है। ये कॉर्पोरेट राइवलरी सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पावर, पॉलिटिक्स और लीगल लूप होल्स का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिवालिया कंपनियों की इस नीलामी से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है या ये सिर्फ कुछ बड़े घरानों को और बड़ा बनाने का टूल है?